Assalamualaikum. This side Atka Hamid. Today my presentation topic is scenarios of long-lived acids. My team member Rao Abdurrahman already presented long-lived acids, so I will talk about its scenario. So here is first scenario. Melanie Hart, CFA क्वालिफिकेशन है मेलाने हर्ट की, एक ट्रांसपोर्टेशन एनालिस्ट है। हर्ट से बोला गया कि वो अल्टाई माउंटेन रेल कंपनी पर रिसर्च रिपोर्ट लिखे। दूसरी कंपनीज की तरह जो कि रेल रोड इंडस्ट्री में है, अल्टाई माउंटेन रेल कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो भी कैपिटल इंटेंसिव हैं विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन सच लॉन्ग लिव्ड टेंजिबल एसिड्स एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन नवंबर 2008 अल्टाई माउंटेन रेल कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कंपनी को मैनेज करने के लिए एक न्यू टीम हायर की। उस टीम ने पूरा 1 साल काम किया और फिर 2009 की जो उन्होंने एनुअल रिपोर्ट शेयर की, उस एनुअल रिपोर्ट को हर्ट ने जब रिव्यू किया तो उसने अपने कंसर्न्स शो किए जो कि न्यू मैनेजमेंट टीम ने अकाउंटिंग चॉइसेस से रिलेटेड बनाए थे। ये चॉइसेस डिफरेंट थी प्रीवियस मैनेजमेंट टीम से भी और कॉमन इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस से भी। हर्ट हैज हाईलाइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट। हर्ट ने कुछ स्टेटमेंट्स बनाई कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से, वहाँ से कुछ चीज़ें हाईलाइट की जो कि प्रीवियस अकाउंटिंग चॉइसेस से डिफरेंट थी। उसमें स्टेटमेंट नंबर 1 देख लेते हैं। इन 2009 अल्टाई माउंटेन रेल कंपनी ने स्पेंड किया सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन ट्रैक रिप्लेसमेंट एंड सिमिलर इम्प्रूवमेंट्स। मतलब वो रेलवे कंपनी थी तो रेलवे ट्रैक रिप्लेसमेंट उन्होंने किया, उसके ऊपर उन्होंने स्पेंडिंग की, एक्सपेंडिचर किया और उससे रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स की। अब एक रेलवे कंपनी ने अगर अपना रेलवे ट्रैक बेटर किया है तो वो अगले कई साल तक चलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि कंपनी को अगले कई अकाउंटिंग पीरियड्स तक बेनिफिट प्रोवाइड करें, तो उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज अ कैपिटलाइज्ड रिपोर्ट किया जाता है। बट कंपनी की जो न्यू मैनेजमेंट टीम थी उन्होंने उसे एज एन एक्सपेंस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में रिपोर्ट किया। तो यहाँ पर ये जो कैपिटलाइज है ये बैलेंस शीट के एसिड पोर्शन में आना था, बट उन्होंने इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस जब इस एक्सपेंडिचर को मेंशन किया तो उससे नेट प्रॉफिट इनकम कम हुआ कंपनी का। इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट 1, which of the following is the most likely effect of management's decision to expense rather than capitalize these expenditures? उन्होंने बोले कि क्वेश्चन किया गया है कि अगर इन एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंसेस की बजाय कैपिटलाइज मेंशन किया जाता, मैनेजमेंट का डिसीजन होता कि इनको एज अ कैपिटलाइज रिपोर्ट किया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता। तो उसका जो इफेक्ट आना था वो ये था कि 2009 का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हायर है अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज मेंशन होते, ये वाले एक्सपेंडिचर जो कि ट्रैक रिप्लेसमेंट से रिलेटेड थे। स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में कंपनी की जो न्यू मैनेजमेंट टीम है उन्होंने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया बोथ फाइनेंशियल एंड टैक्स रिपोर्टिंग पर्पस के लिए टू अकाउंट फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। दोनों रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, फाइनेंशियल और टैक्स रिपोर्टिंग पर्पस के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू गैप एंड आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया जाता है, जबकि टैक्स रिपोर्टिंग के लिए डेप्रिसिएशन का सेकेंड मेथड एक्सेलरेटेड मेथड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट मेथड यूज करने चाहिए थे, बट उन्होंने प्रीवियस टीम से डिफरेंट अकाउंटिंग चॉइसेस बनाई जिसके लिए हर जो था वो कंसर्न था। इससे रिलेटेड भी एक एमसीक्यूज है, उसे भी देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट 2, व्हाट वुड बी लाइकली इफेक्ट इन 2010 इफ ए company were to switch to an accelerated depreciation method for both financial and tax reporting? उसमें इन्होंने बोला है कि अगर 2010 में कंपनी
फाइनेंशियल और टैक्स रिपोर्टिंग दोनों के लिए ही एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड पर स्विच हो जाती है, देन क्या इफेक्ट आएगा? तो इसका इफेक्ट क्या होगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होगा, या टोटल एसेट टर्नओवर इंक्रीज होगा, या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वुड इंक्रीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, जो कि कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। स्टेटमेंट 3 की बात कर लें। 2009 में अल्टाई माउंटेन रेल कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया एक इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 50 मिलियन ऑन अ फ्लीट ऑफ लोकोमोटिव्स। अब इम्पेयरमेंट का मतलब होता है खराबी। खराबी की वजह से 50 मिलियन का लॉस हुआ। किस चीज की खराबी की वजह से? लोकोमोटिव इंजन की खराबी की वजह से 50 मिलियन का लॉस रिकॉग्नाइज किया कंपनी ने। तो ये जो इम्पेयरमेंट लॉस था, इसको कंपनी की जो न्यू मैनेजमेंट टीम है उन्होंने इनकम स्टेटमेंट में एज अदर इनकम रिपोर्ट किया, और जबकि बैलेंस शीट से कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड को रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस होता क्या है। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मशीन है जिसकी कॉस्ट, जब हमने उसको खरीदा, उसकी कॉस्ट $50,000 थी। ठीक है, तो उस मशीन में कोई खराबी पैदा होगी, उस खराबी की वजह से उसकी कॉस्ट, उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हुई। जो उसकी कॉस्ट थी, उस कॉस्ट को कहा जाता है कैरिंग अमाउंट। ठीक है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, बट खराबी पैदा होने के बाद तो हमने देखा कि ये खराब हो गई, लेकिन फिर भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। तो जब उसकी फेयर वैल्यू लगवाई गई, तो वो फेयर वैल्यू $40,000 आज के टाइम पे है। ठीक है, उस मशीन की। तो वो जो $40,000 है, वो है उस मशीन की रिकवरिंग अमाउंट, और जो 50,000 थी वो उसकी कैरिंग केयरिंग अमाउंट थी। ठीक है, तो वो एसिड है, मशीन एक एसिड है, तो बैलेंस शीट में उसको एसिड पोर्शन में केयरिंग अमाउंट के तौर पे उसकी $50,000 प्राइस मेंशन थी। ठीक है, बट अब उस खराबी की वजह से उसकी प्राइस रिड्यूस हुई है, तो जो केयरिंग अमाउंट है वो 50,000 से रिड्यूस होके 40,000 होगी। तो बैलेंस शीट में वो रिड्यूस होगी, और अब उसकी 40,000 वैल्यू मेंशन है। ठीक है, बट जो 50,000 में से 40,000 माइनस किया, तो 10,000 जो आया वो लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस उसे कहा जाता है। वो 10,000 इम्पेयरमेंट लॉस है, और जो भी लॉस होता है ना, उसे एज एन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में मेंशन किया जाता है। तो कंपनी की जो न्यू मैनेजमेंट टीम थी, उनको चाहिए था कि जो 50 मिलियन का इंजन की खराबी की वजह से इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, उसे इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम की बजाय एज एन एक्सपेंस रिपोर्ट किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, जबकि बैलेंस शीट वाला सही से रिपोर्ट किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल एमसीक्यूज है वो देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट 3, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस? नेट इनकम इन ईयर prior to 2009 was likely understated. Net profit margin in years after 2009 will likely exceed the 2009 net profit margin. Cash flow from operating activities in 2009 was likely lower due to the impairment loss. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इन ईयर्स आफ्टर 2009 will likely exceed. ओके, अब आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 पे। तो स्टेटमेंट 4 में हार्ट ने क्या कंसर्न शो किए? अल्टाई माउंटेन रेल कंपनी ने अक्वायर किया यूज ऑफ मैनी ऑफ इट्स एसिड्स। अपने बहुत सारे एसिड्स को यूज करते हुए उन्होंने लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट अपने रेल कार की फ्लीट के लार्ज सॉरी कंपनी ने अपने एसिड्स, बहुत से एसिड्स को यूज करते हुए, जिसमें लार्ज पोर्शन ऑफ फ्लीट ऑफ इट्स रेल कार्स अंडर लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स। 2009 में कंपनी ने अक्वायर किया यूज ऑफ इक्विपमेंट विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 200 मिलियन अंडर 20 ईयर लीज कॉन्ट्रैक्ट। 20 ईयर लीज कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी ने 200 मिलियन फेयर वैल्यू के इक्विपमेंट को अक्वायर किया। ठीक है, अब ये जो लीजेस होते हैं,
इसको न्यू मैनेजमेंट टीम ने एज ऑपरेटिंग लीजेस क्लासीफाई किया, जबकि बिफोर 2009 ये जो मोस्ट ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको फाइनेंस लीज के तौर पे क्लासीफाई किया जाता था। तो अब न्यू मैनेजमेंट टीम ने यहाँ पे क्या काउंटिंग चॉइस ली कि उन्होंने फाइनेंस लीजेस को ऑपरेटिंग लीजेस के तौर पे क्लासीफाई कर दिया। अब इससे रिलेटेड भी दो एमसीक्यूज देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट फॉर, इफ company had used its old classification method for its leases instead of its new classification method, इसमें उन्होंने बोला गया कि अगर कंपनी ने ओल्ड क्लासिफिकेशन मेथड अपनी लीज के लिए यूज करती बजाय इसके कि न्यू मेथड जो यूज किया गया है, its 2009 total asset turnover ratio would most likely be lower, higher, the same. Option A is correct, lower. With respect to statement 4, if company had uses its old qualification method, यहाँ भी वही बोला गया कि अगर कंपनी अपनी ओल्ड क्लासिफिकेशन मेथड यूज करती लीज के लिए बजाय इसके कि जो न्यू मेथड यूज किया गया, the most likely effect on its 2009 ratios would be a higher net profit margin, higher flexible asset turnover, or higher total liabilities to total asset ratio. Here is option C correct, higher total liabilities to total assets ratio. So here is these statements are end. Thank you.